हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको अधिगम उसके प्रकार का टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम की डेट को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न में हैं, तो उससे संबंध में मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगा। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि लॉकडाउन चला हुआ है और लॉकडाउन के दौरान हमारे पास में पर्याप्त समय है, हम अपने घरों पर हैं। लेकिन एग्ज़ाम की जो डेट है वो जो गवर्नमेंट होती है वो सारे ही तथ्यों पर विचार करके निर्णय लेती है। जल्दबाजी में गवर्नमेंट कभी कोई निर्णय नहीं लेती। वो जनता के, पब्लिक के हित में निर्णय लिए जाते हैं। तो इसीलिए आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर ये समय है, ठीक है ना, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो अभी जुलाई में भी हो सकता है और वो अगस्त में भी हो सकता है। इसका जो निर्णय है वो गवर्नमेंट लेगी और जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा तो आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा एज ए टीचर कि अगर आपके पास में ये इम्पोर्टेंट समय है तो हम इस समय को ये सोच कर के भाई अभी जुलाई में तो एग्ज़ाम नहीं होगा, हो सकता है कि जुलाई के लास्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाए, ये भी हो सकता है कि आपका अगस्त में एग्ज़ाम हो जाए। अभी से आप उसकी तैयारी करना बंद कर देंगे, आप निष्क्रिय हो जाते हैं, आप इनएक्टिव हो जाते हैं कि नहीं भाई अभी तो एग्ज़ाम नहीं है तो मैं क्यों पढूं। तो फिर अचानक से अगर कोई डेट आपको मिल गई एग्ज़ाम की और टाइम आपके पास कम रहेगा तो फिर कैसे आप सिलेबस तैयार करेंगे। तो मैं एज ए टीचर आपको ये एक सलाह देना चाहूँगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिली है कि आप अपने घरों पर हैं और अपना सेहत का और अपने परिवार वालों का सबका ध्यान रखते हुए आप अपनी एजुकेशन की हेल्थ का भी ध्यान रखें। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सारा दिन आप अपना टीवी देख रहे हैं या फालतू की चीज़ों में अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। अगर ये टाइम आपको मिला है, पर्याप्त समय है आपके पास में, तो इस समय में आप अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप, क्योंकि जो नॉलेज है वो तो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो तो आपके पास रहेगी। क्योंकि जैसे ही हालात सामान्य होंगे, परिस्थितियाँ सामान्य होंगी, उसके बाद में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ ये सब खोल दी जाएंगी और उसके बाद में फिर हम अपनी नॉलेज को वहाँ पे उसको कैश कर सकते हैं, हम जाकर उस रेस का हिस्सा बन सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली है घर पे रहने की और हमारे पास पर्याप्त समय है, तो मैं एज ए टीचर आपको यही कहना चाहूँगा कि आप उस समय को यूटिलाइज़ करें, न कि उसको वेस्ट करें। तो आप अपने हर सब्जेक्ट की तैयारी रखें, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और 1-2 घंटे का एंटरटेनमेंट आप करिएगा अपने घर पे, कौन मना कर रहा है। लेकिन आप अपनी एजुकेशन को बिल्कुल इग्नोर ना करें, अपनी तैयारी को आप निरंतर करते रहें। ठीक है ना? चलिएगा, तो मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अपनी तैयारी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि नॉलेज आपकी प्रॉपर्टी है, ये तो आपके पास रहेगी। जितना आप सीख लेंगे, कहीं ना कहीं अभी 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जैसे ही मतलब परिस्थितियां सामान्य होंगी तो ये नॉलेज आपके काम आने वाली है। ठीक है ना, ये आपको, आप इसे कहीं भी जाकर कैश कर सकते हैं नॉलेज को, एग्ज़ाम की फॉर्म में एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप किसी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, बहुत सारी जगह ये नॉलेज जो होती है कभी वेस्ट नहीं जाती, ये हमेशा हमें बेनिफिट की होती है। तो इसको आप ज़रूर लें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं आप लोग। ठीक है, अपने टाइम को, ये टाइम जो मिला है इसको यूटिलाइज़ करें, न कि इसको वेस्ट करें। चलिएगा, आज मैं ये टॉपिक में आपको बताना चाहूँगा कि अधिगम क्या होता है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए स्टूडेंट, अधिगम कहते हैं सीखना, मतलब कि लर्निंग करना। ठीक है, तो सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। कई बार ऐसा होता है एग्ज़ाम में, अपेक्षाकृत क्यों होता है? देखिए स्टूडेंट, व्यवहार में, किसी भी इंसान की कोई व्यवहार में या किसी भी इंसान की हैबिट में अगर कोई परिवर्तन आ जाता है तो वो स्थायी नहीं होता, वो अपेक्षाकृत स्थायी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी इंसान ने कोई हैबिट को सीख लिया तो हो सकता है वो उस हैबिट को कंटिन्यू रखे, हो सकता है वो इस हैबिट को छोड़ भी दे, राइट। तो वो डिपेंड करता है परिस्थितियों के ऊपर। तो इसीलिए अगर पेपर में आ जाता है कि अधिगम है तो ये स्थायी होता है, स्थायी परिवर्तन नहीं होता, बल्कि ये है आपका आंसर कि सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। आगे देखिएगा, परिपक्वता के कारण होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं है। अब देखिएगा स्टूडेंट, अधिगम का मतलब ये नहीं होता, मतलब सीखने का ये मतलब नहीं होता कि एक बच्चा है, मान लीजिए उसके अंदर मेच्योरिटी आ रही है, तो मेच्योरिटी का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, अभी वो क्या है कि वो पहले 2 किलो वज़न उठाता था, अब वो 5 किलो वज़न उठा रहा है। आप समझिएगा ध्यान से। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो इंसान के शारीरिक रूप से होते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं जो व्यवहारिक रूप से होते हैं, कुछ परिवर्तन मानसिक रूप से होते हैं, राइट।
तो कहने का मतलब है वो डिपेंड करेगा कि परिपक्वता के कारण होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो अधिगम नहीं होते, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। परिपक्वता में अधिगम इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन हर जगह ये चीज़ लागू नहीं होती। वो डिटेल में जब आपको बताएंगे हम परिपक्वता का अलग से कंसेप्ट, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझनी है। ये आपके पंजाब टेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये वाला। आगे देखिएगा, नींद, थकान, बीमारी व औषधि के कारण होने वाले परिवर्तन अधिगम नहीं है। सीखना सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक का मतलब एक यूनिवर्सल होता है। जिस तरीके से इंडिया के बच्चे सीखते हैं वैसे ही अमेरिका के बच्चे सीखते हैं। मतलब सीखने का जो एक प्रकृति होती है वो सब जगह एक समान होती है, मतलब ये यूनिवर्सल है। वो सारे मतलब सभी लोगों पर, सभी जगह के प्राणियों पर मतलब वो जो नियम है लागू होते हैं। सीखना विकास है और सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। सीखना एक तरह की खोज करना है, सीखना व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों है। ठीक है, और अधिगम एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। अधिगम सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार से समाज के सापेक्ष ही होता है और अधिगम परिपक्वता के अनुसार होता है। देखिए यहाँ पर दूसरी कंडीशन आ गई है, जैसे जैसे परिपक्वता के अनुसार का मतलब ये है कि आज बच्चा 2 साल का है, आज अब उसके बाद में वो 3 का 4 का हुआ, फिर उसके बाद 10 साल का हो गया वो। तो इस तरीके जैसे जैसे उसके अंदर मैच्योरिटी आएगी तो उसकी जो लर्निंग है उस प्रोसेस में भी उसके डिफरेंसेस आएंगे और उसमें भी उसकी वृद्धि होगी। ठीक है, उसमें भी उसका विकास होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अधिगम परिपक्वता के अनुसार होती है। आगे देखिएगा स्टूडेंट, अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है, अर्थात अधिगम के लिए कोई ना कोई क्रिया करनी पड़ती है। अधिगम सदैव नवीन नहीं होता, ये पूर्व ज्ञान पर आधारित भी हो सकता है। अधिगम को पूर्व ज्ञान प्रभावित करता है, निश्चित रूप से करता है। अधिगम कई प्रकार से किया जा सकता है, अर्थात अधिगम में अनेक विधियां सम्मिलित होती हैं, जैसे अभ्यास विधि, प्रयास व भूल और सूझ विधि। ये जितनी भी विधियां होती हैं मतलब कि उनसे हम सीख सकते हैं, क्योंकि इसके अधिगम के बहुत सारे सिद्धांत भी होते हैं और आपको बहुत ही डिटेल में सारे सिद्धांतों को पढ़ाया जाएगा। ये तो आपको एक हल्का सा प्रीव्यू दिया गया है कि आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि अधिगम क्या होता है, ये आप समझ गए होंगे कि अधिगम क्या होता है। आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हम बात शुरू करते हैं अधिगम के प्रकार। देखिए स्टूडेंट, अधिगम जो है निम्न प्रकार के होते हैं। एक तो औपचारिक अधिगम होता है और एक अनौपचारिक होता है। मतलब इसे इंग्लिश में हम फॉर्मल लर्निंग कहते हैं, इसे हम इनफॉर्मल लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई बालक स्कूल, अध्यापक या पाठ्य पुस्तक आदि के माध्यम से अधिगम करता है तो ये प्रक्रिया औपचारिक मतलब फॉर्मल लर्निंग कहलाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है कि एक बालक अपने स्कूल में अध्यापक या पाठ्यक्रम के माध्यम से कोई चीज़ सीखता है तो ये किस प्रकार का अधिगम हुआ, ये औपचारिक अधिगम हुआ। यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। इनफॉर्मल लर्निंग क्या होती है? जब कोई बालक अपने परिवार के सदस्यों, मित्र समूह तथा समाज से हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है तो यह प्रक्रिया अनौपचारिक अधिगम कहलाती है। उसे इंग्लिश में कहते हैं इनफॉर्मल लर्निंग। राइट, चलिए अब देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे आपसे। पक्ष का मतलब होता है फील्ड, फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र, मतलब किस क्षेत्र। तो क्षेत्र के अनुसार, विधियों के अनुसार और मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से अधिगम के प्रकार। देखिए अगर मैं क्षेत्र की बात करूँगा, मतलब कि मैं आपसे फील्ड की बात करूँगा, पक्ष की दृष्टि से जो अधिगम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक परीक्षा में पूछा हुआ था कि क्षेत्र के दृष्टिकोण से अधिगम कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो संज्ञानात्मक अधिगम होता है, उसे हम कॉग्निटिव लर्निंग कहते हैं। एक भावात्मक अधिगम होता है, उसे अफेक्टिव लर्निंग कहते हैं। एक क्रियात्मक अधिगम होता है, उसे हम कॉग्निटिव लर्निंग कहते हैं। देखिए कॉग्निटिव और कॉग्निटिव में थोड़ा डिफरेंस होता है, स्पेलिंग थोड़ा आपको लगेंगी कि कॉग्निटिव कहीं गलत तो स्पेलिंग नहीं होगी, गलत नहीं है, अलग वर्ड होता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक होता है और क्रियात्मक को हम कॉग्निटिव लर्निंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो संज्ञानात्मक अधिगम होता है, कॉग्निटिव लर्निंग, ये क्या होता है। इस प्रकार के व्यवहार, देखो इस प्रकार के व्यवहार परिवर्तन में ज्ञानार्जन करना, यानी प्रत्ययों का मतलब होता है कंसेप्ट को समझना और विभिन्न प्रत्ययों से संबंध स्थापित करना आता है। मतलब कि जो चीज़ हम अपने दिमाग की माध्यम से, अपनी बुद्धि के हेल्प से, ठीक है, अपने चिंतन के प्रोसेस से सीखते हैं तो उस अधिगम को हम संज्ञानात्मक अधिगम मतलब कॉग्निटिव लर्निंग कहते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। यहाँ पर भावात्मक अधिगम क्या होता है, मतलब अफेक्टिव लर्निंग। मनुष्य का भावात्मक विकास करने वाली प्रक्रिया को भावात्मक सीखना कहा जाता है। बालक वातावरण से प्रभावित होता है तथा यह परिवार, समाज व विद्यालय में रहकर अनुभवों द्वारा विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं तथा विचारधाराओं से प्रेरित होकर सीखता है तथा अधिगम द्वारा विभिन्न प्रकार के संवेग विकसित होते हैं, जैसे प्रेम, ईर्ष्या,
क्रोध, भय आदि। ठीक है, तो इस तरह की जो इमोशनल चीज़ें होती हैं, जो बच्चा है जब समाज में रहता है, तो जब वो किसी भी तरह से वो समाज के लोगों के बीच में रहकर, उनके बीच में रहकर वो अंतःक्रिया करता है, तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें उसके साथ नेगेटिव होती हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं। तो वहाँ पर कहीं पर क्या होता है, उसके अंदर प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, कई बार ईर्ष्या की होती है, कई बार उसे क्रोध भी आता है, कई बार उसके मन में भय की भावना भी बनी रहती है। तो ये तमाम के तमाम जो चीज़ें हैं, ये अफेक्टिव लर्निंग के अंतर्गत आते हैं और इनको भावनात्मक अधिगम कहते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्रियात्मक अधिगम, उसको कॉग्निटिव लर्निंग कहते हैं। यह वह सीखना है जिसके द्वारा बालक विभिन्न प्रकार के गामक कौशल, मतलब कि मोटर स्किल्स सीखता है, जैसे कि लिखना, चलना, खेलना। ठीक है, जो शारीरिक, मतलब कि शारीरिक गतिविधियां जो होती हैं वो हमारी क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत आती हैं। और इसमें देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसमें एक तो होती है हमारी गामक अधिगम, मोटर स्किल्स उसे कहते हैं। जब बच्चे शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं उसे गामक अधिगम कहा जाता है। ये छोटा बच्चा क्या होता है, जो अधिगम करता है, वो सीखता है कोई भी चीज़, तो वो क्या करता है, वो अपने शारीरिक एक्टिविटीज़ से सीखता है ना। सेंसरी मोटर स्किल्स आपने प्याजे साहब का पढ़ाया था मैंने आपको, वहाँ पे भी तो उन्होंने इसी का जिक्र किया था। ठीक है ना, तो मोटर स्किल्स अधिगम का भी एक पार्ट होता है। तो यहाँ पे जैसे कि बच्चा जो है कोई चीज़ हाथ से पकड़ के देखता है, अंगूठा चूसता है, चलना सीखता है, फिर खेलता है, इसका मतलब वो अपने शरीर के जो उसके अंग हैं, अपने फिजिकली जो एक्टिविटीज़ करके वो सीखता है शारीरिक अंगों के द्वारा। ठीक है ना, तो वो जो अधिगम होता है वो गामक अधिगम कहा जाता है। तो गामक क्रिया करते समय छोटे बच्चे अनुकरण विधि द्वारा भी सीखते हैं। आपको पता है बच्चे अनुकरण करते हैं, किसी भी चीज़ को देख लेते हैं तो वो ऐसे ही करने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है, नकल करते हैं मतलब उनकी। ठीक है, तो यह अधिगम शैशव अवस्था में संपन्न होता है। तो शैशव अवस्था के अंदर जो है वो गामक अधिगम होता है, क्योंकि बच्चा अपने शारीरिक एक्टिविटीज़ के माध्यम से ही चीज़ों को सीखता है। आगे चलिएगा नेक्स्ट, प्रतिबिंबात्मक अधिगम, उसको आइकॉनिक लर्निंग कहते हैं। और जैसे बालक के मस्तिष्क का विकास होता है, वह बुद्धि के द्वारा सीखना प्रारंभ कर देता है विभिन्न चिन्हों, प्रतिबिंब, प्रतीक, प्रतिमा का मतलब इमेज होता है, ठीक है, आदि का प्रयोग करते हुए वह सीखने लगता है। इसे प्रतिबिंबात्मक अधिगम कहा जाता है, मतलब इंग्लिश में कहें तो उसे हम आइकॉनिक लर्निंग कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई बच्चा है, कोई चीज़ देखेगा, देखने के बाद में वो अपने दिमाग के अंदर उसका कंसेप्ट बना लेता है, फिर वो डिफ्रेंशिएट कर लेता है कि भाई ये बकरी है, ये हिरन है। आप समझ पा रहे हो कि नहीं, वो इस तरीके से वो जो एनिमल्स देखते हैं, ये हाथी है, तो वो इमेज बना लेता है। इसका मतलब उन कंसेप्ट के माध्यम से वो उन चीज़ों में अंतर करना सीख जाता है। इस तरह के अधिगम को हम आइकॉनिक लर्निंग कहते हैं। अब ये जो हमारा संप्रत्य होता है, संप्रत्य क्या होता है, तो संप्रत्यात्मक अधिगम, जिसको हम कंसेप्चुअल लर्निंग कहते हैं, ये क्या होता है, क्योंकि जो संप्रत्य होता है वो भी कंसेप्ट होता है, तो कंसेप्ट तो यहाँ पर कंसेप्चुअल ही लिखा है इन्होंने। ठीक है, तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी समस्या समाधान विधि के द्वारा सीखना संप्रत्यात्मक अधिगम कहलाता है। यह अधिगम का सर्वोत्तम रूप है। यह अधिगम किशोरावस्था में आरंभ होता है, क्योंकि बच्चा क्या करता है कि जब किसी भी, पहले क्या करेगा, वो उसकी इमेज बनाएगा, तो वो कई संप्रत्यों को जोड़कर, बात समझिएगा, कई चीज़ों को जोड़कर वो उन चीज़ों को क्या है कि उनको जो है वो सीख जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूँगा स्टूडेंट, संप्रत्य के बारे में। मान के चलो कि एक स्टूडेंट है कि उसे मालूम हुआ कि भाई जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है वो बॉयल हो जाता है, तो बॉयल होने के बाद में वो क्या होता है, वो स्टीम में चेंज हो जाता है, मतलब वो भाप में बदल जाता है। तो अब क्या होगा कि पहले हमें इसके लिए छोटे छोटे जो कंसेप्ट है वो सीखने होंगे, उसके बाद में ही हम उसके लॉजिक को सीख पाएंगे। ठीक है ना, तो फिर हम यहाँ पर इस समस्या का समाधान तक पहुँच पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो संप्रत्यात्मक अधिगम होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, और इसमें जो बच्चा है वो किशोरावस्था में अधिगम करना सीख जाता है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब कोई बच्चा की समस्या का समाधान करना सीख जाता है तो इस अधिगम को हम संप्रत्यात्मक अधिगम कहते हैं, जिसमें हमें ये पता लगता है कि भाई क्या, क्यों, कैसे, जब इस तरह के सवालों के जवाब बच्चा देना सीख जाता है, यानी किसी भी चीज़ को अन्वेषण के द्वारा खोज करने के माध्यम से वो किसी परिणाम तक पहुंच जाता है, तो इस अधिगम को संप्रत्यात्मक अधिगम कहा जाता है। क्लियर हो गया, चलिए अब देखिएगा गामक अधिगम और प्रतिबिंबात्मक अधिगम और संप्रत्यात्मक अधिगम। देखिएगा विधियों की दृष्टि से जो अधिगम हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया है कि जो अधिगम है हमारा
वो विधियों के माध्यम से भी किया जाता है। बहुत सारी अधिगम की विधियाँ होती हैं, जैसे अनुकरण विधि होती है, सूझ विधि होती है, आगमन विधि होती है, निगमन विधि होती है, खोज विधि होती है ना। इस तरीके से और भी बहुत सारी मतलब विधियां हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो चलिएगा स्टूडेंट, अब हम आगे देख लेते हैं कि अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। व्यवहार से उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन ही सीखना है, ये जेबी गिलफोर्ड का स्टेटमेंट है, ये कई बार पेपर में आ जाता है। अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा होने वाला व्यवहारगत परिवर्तन ही सीखना है, ये गेट्स और अन्य का एक स्टेटमेंट है। सीखना नवीन ज्ञान की प्रक्रिया है, वह सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये वुडवर्ड साहब का है। और सीखना व्यवहार तथा दृष्टिकोण का परिमार्जन यानी संशोधन है, यानी मॉडिफिकेशन है, यानी सुधार है, ये जी मर्फी का स्टेटमेंट है। और सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर का मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है, यानी सीखना व्यवहार में स्टेप बाय स्टेप परिवर्तन है, ये स्किनर साहब का स्टेटमेंट है। और सीखना तथ्यों एवं सूचनाओं का यांत्रिक प्रस्तुतिकरण नहीं है, बल्कि उसके आगे भी कुछ है। मतलब इसका क्या है, मतलब ये है कि मान लीजिए एक बच्चे को हमने मार्केट से कहा कि भाई मेहमान आए हैं, तुम मिठाई लेके आओ, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आप ऐसा करो चलो कि भाई मैं मिठाई में, बच्चे ने पूछा कि मिठाई में मैं क्या लेकर आऊँ, तो उसे कहा उसके पापा ने, बेटा तुम बर्फ़ी लेके आ जाना, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मार्केट में बर्फ़ी नहीं मिली, तो वो वापस आ गया। तो उसके पापा ने कहा कि बेटा मेहमान हैं आए हुए घर पे, मैंने आपसे मिठाई लाने के लिए बोला था। पापा नहीं, आपने मुझे बोला था कि आप बर्फ़ी लेके आना, बर्फ़ी तो वहाँ पे नहीं मिली, तो बेटा आप बर्फ़ी की जगह कुछ और ले आते। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि सीखना तथ्यों एवं सूचनाओं का यांत्रिक प्रस्तुतिकरण नहीं होता कि जो हमने बुक में सीखा है, जो हमने परिभाषाएं रट ली हैं, मतलब कि बल्कि उसके आगे भी कुछ और है। मतलब ये है कि जो चार्ल्स ई स्किनर हैं, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी इसके बारे में कि बच्चे को अपने भी दिमाग से सोचकर सिचुएशन के हिसाब से अपने भी दिमाग से कुछ उसमें ऐड ऑन करना है, सीखना है उसे, ठीक है ना। अपना भी कुछ सेल्फ एक्सपीरियंस उसमें शामिल करना है। ये नहीं होना चाहिए कि जितना बच्चे को बताया गया उतना ही करे, उसमें अपना भी खुद का दिमाग बच्चे को शामिल करना चाहिए, है ना। ऐसा चार्ल्स ई स्किनर साहब का कहना था। सीखना आदत है, ज्ञान तथा मनोवृत्ति मतलब एटीट्यूड का अर्जन एक्विजिशन है, ये क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट है। आगे देखिएगा स्टूडेंट, हम बात करेंगे आपसे अधिगम के सिद्धांतों की। यहीं से कहानी शुरू होती है। अधिगम के सिद्धांतों को निम्न दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो व्यवहारवादी सिद्धांत और एक संज्ञानवादी सिद्धांत, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर पेपर में आ जाए भाई अधिगम के सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा है, तो व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत। तो इसमें देखिए जो व्यवहारवादी सिद्धांत हैं उसमें वॉटसन है, और वैसे तो आपको मालूम है, मैंने आपको जब पढ़ाया था ये इंट्रोडक्शन में, जो व्यवहारवाद के जो संप्रदाय है उसके जो जी.बी. वॉटसन, मैंने आपको बताया था कि वो इसके क्या हैं, वो इसके जनक हैं, इसके प्रतिपादक हैं। और बी.एफ. स्किनर और पावलोव, थॉर्नडाइक और सी.एल. हल, ठीक है ना। तो इन मनोवैज्ञानिकों ने जो अधिगम के सिद्धांत दिए, उन सिद्धांतों को व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने व्यवहार क्षेत्र में जो मनोविज्ञान का व्यवहारिक क्षेत्र है उसमें इन्होंने काम किया है, ठीक है ना। चूँकि जो मनोविज्ञान होता है ना उसके कई फील्ड हैं, जैसे उसका एजुकेशन फील्ड है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, व्यवहार है, तो अलग अलग उसकी ब्रांचेज होती हैं। तो इन्होंने मनोविज्ञान के व्यवहारवादी जो है क्षेत्र में काम किया था, इसीलिए इन सभी मनोवैज्ञानिकों को व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, और इनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं उन सिद्धांतों को व्यवहारवादी सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। एक तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं, बी.एफ. स्किनर साहब का दिया हुआ है। और प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक ने दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो इनके बताएंगे हम आपको कि चूँकि इन्होंने क्या किया था कि सीखने के बारे में कुछ नियम दिए थे, तो नियम देने वाले कौन थे, तो थॉर्नडाइक थे, ठीक है ना। तो इन्होंने मुख्य नियम बताए थे, गौण नियम बताए थे, वो हम जब आपको ये टॉपिक पढ़ाएंगे डिटेल में बताएंगे, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये पावलव का है। और पुनर्बलन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट, ये सी.एल. हल का है, ठीक है ना। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में देखिएगा अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत, मैक्स वर्दीमर, जो मैक्स वर्दीमर हैं, चूँकि गेस्टाल्टवादी थे ये सब, तो मैंने आपको बताया था। तो मैक्स वर्दीमर को जो है गेस्टाल्टवाद का जो है जनक माना जाता है, उसका प्रतिपादक माना जाता है। तो मैक्स वर्दीमर और कर्ट लेविन और कर्ट कोफका और कोहलर, ये इनके सभी सहयोगी हैं। और देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा
कि जो संज्ञानवादी हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो क्लासिकल संज्ञानवादी और एक आधुनिक संज्ञानवादी। तो इसमें वर्दीमर, प्याजे, कर्टलेविन, कर्टकोफ्का और टॉलमैन और कॉहलर, ठीक है। तो एक उसमें चिन्ह सिद्धांत आपको मिलेगा, साइन लर्निंग, तो ये टॉलमैन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको टीच किया जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। इसमें कर्टलेविन का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इन्होंने यहाँ पे एक क्षेत्र सिद्धांत दिया था कर्टलेविन साहब ने। तो ये क्लासिक संज्ञानवादी हैं। तो इनके बारे में आपने कौन कौन से इन्होंने इनसाइट थ्योरी दी थी, ठीक है ना, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था इन्होंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका भी। तो ये क्लासिक संज्ञानवादी हैं। तो कई बार पेपर में आ जाता है कि जो प्याजे हैं वो आधुनिक संज्ञानवादी हैं या क्लासिक संज्ञानवादी हैं। तो प्याजे जो हैं वो क्लासिक संज्ञानवादी की कैटेगरी में रखे गए हैं। दोबारा समझ लीजिएगा, क्लासिक संज्ञानवादी में वर्दीमर, प्याजे, कर्टलेविन, कर्टकोफ्का, टॉलमैन और कॉहलर, ठीक है। तो इनकी थ्योरी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। और आधुनिक संज्ञानवादी में एक तो जेरोम ब्रूनर हैं, एक आसुबेल हैं और वंडूरा हैं और वॉल्स हैं, ठीक है ना। तो इनको आधुनिक संज्ञानवादी माना जाता है। अब देखिएगा महत्वपूर्ण सिद्धांत, सूझ अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो कॉलर ने दिया था, क्षेत्रवादी जो है वो कर्टलेविन ने दिया था, अभी मैंने आपको बताया था। उपरोक्त सिद्धांतों को समझने के लिए निम्न शब्दों को सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मूल प्रवृत्ति होती है स्टूडेंट्स, उसको हम सहज क्रिया कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो जो सहज क्रिया है, जो क्रियाएं जन्मजात होती हैं उन्हें मूल प्रवृत्ति या सहज क्रियाएं कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि नींद आना, भूख लगना, प्यास, क्रोध, तो इन्हें मूल प्रवृत्ति की कैटेगरी में कहा जाता है। तो मूल प्रवृत्ति कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि नींद आना, भूख, प्यास, क्रोध, ये सब, ठीक है। चलिएगा, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर मूल प्रवृत्ति के निम्न उदाहरणों को ध्यान से समझो। जैसे दुखी समाचार सुनने पर आंखों में आंसू आना, तो ये नेचुरल चीज़ें होती हैं। मतलब कोई भी चीज़ आप सुनते हैं तो ये इंसान की एक नेचुरल, मतलब ये मूल प्रवृत्ति होती है कि कोई ना कोई रिस्पॉन्स उसका आपको मिलेगा, ठीक है ना। बंदर द्वारा रोटी छीन कर ले जाना, ये उसकी मूल प्रवृत्ति होती है। प्याज काटते समय आंखों में पानी आना, मूल प्रवृत्ति है ये, ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। बालक द्वारा गर्म दूध में हाथ डालना, जो कि जो बच्चा है वो नेचुरली उसकी मूल प्रवृत्ति होती है, वो हर चीज़ में हाथ में जो है हाथ से छूना चाहता है, उसको देखना चाहता है, तो ये उसकी मूल प्रवृत्ति होती है। मक्खी द्वारा डंक मारना, ये मूल प्रवृत्ति है। सांप बिच्छू के द्वारा काटना, ये उसकी मूल प्रवृत्ति है। कुत्ते का भौंकना आदि भी सहज क्रियाएं या मूल प्रवृत्तियां होती हैं, ठीक है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मानवतावादी व्यक्तित्व के सिद्धांतों को भी अधिगम में शामिल किया है। उसमें एक तो कार्ल रोजर्स का सूचना संसाधन सिद्धांत है और एक मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत है। ये ऑलरेडी मैं आपको टीच कर चुका हूँ, लेकिन ये कार्ल रोजर्स का सूचना संसाधन सिद्धांत मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। इसमें मैं आपको बहुत सारे सिद्धांत पढ़ाऊंगा, A to Z आपको पूरी साइकोलॉजी कराई जाएगी, दोबारा आपको साइकोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट। चलिएगा, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड टर्म देख लेते हैं, प्रतिक्रिया क्या होती है, रिएक्शन क्या होता है। देखिए, लाइट के जलाने से बालक का आंखें खोलना, ठीक है ना। पुलिस के आने पर भीड़ का भाग जाना और किसी के द्वारा थप्पड़ मारने पर उल्टा थप्पड़ मारना। मतलब ये होता है कि हम कोई भी किसी इंसान के साथ में, हम कोई भी उसके साथ में अगर कोई उसके साथ घटना घटती है, मान लीजिए आप किसी को थप्पड़ मारते हो, तो वो क्या होगा कि वो उसके प्रति कोई भी एक्शन होगा तो उसके प्रति वो रिएक्शन तो करेगा, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन होता है ना, जो प्रतिक्रिया होती है, तो ये इसके उदाहरण हैं, देख लीजिएगा आप ध्यान से। जैसे किसी के द्वारा थप्पड़ मारने पर जो उल्टा थप्पड़ मारा जाएगा तो ये प्रतिक्रिया होगी, ये मूल प्रवृत्ति नहीं होगी। बात समझ में आया आपके, ये मूल प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि आप देखिएगा भूख लगना मूल प्रवृत्ति है, बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है। बच्चे का रोना क्या है, जब बचपन में देखा होगा आपने, शिशु अवस्था में बच्चा क्या होता है, वो रोता है, तो वो क्या है, उसकी प्रतिक्रिया नहीं है, वो उसकी मूल प्रवृत्ति होती है, ठीक है। चलिएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बाहर से किसी भी इंसान को कोई उद्दीपक मिलता है जिस तरह का, उसके प्रति जो वो इंसान अपनी प्रतिक्रिया देता है, तो वो रिएक्शन जो होता है, वो प्रतिक्रिया जो होती है, वो जन्मजात नहीं होती, ठीक है ना, ये ग्रहित होती है। बात समझिएगा ध्यान से। नेक्स्ट देखिएगा, एक होती है अनुक्रिया, रिस्पॉन्स होती है। जिस क्रिया का उपयोग उद्दीपक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, वह क्रिया रिस्पॉन्स कहलाती है। जैसे उद्दीपक होता है वैसे ही अनुक्रिया होती है। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे कि अपनी पसंद का स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आना, ठीक है। तो स्वादिष्ट भोजन उद्दीपक है, जबकि मुंह में पानी आना अनुक्रिया है। तो आपको क्लियर हो गया होगा आई होप कि अनुक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो अनुक्रिया जो होती है वो उद्दीपक के अनुसार होती है,
मतलब हम किस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं। तो रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो हमारा उद्दीपक है वो किस प्रकार का है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल आप स्वादिष्ट भोजन किसी को दिखा दे रहे हैं, तो उसके बाद में उसके पसंदीदा भोजन है वो स्वादिष्ट भी है और पसंदीदा भी है, तो मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन आप उसे उसी की जगह पत्थर ईंट पत्थर दिखाएंगे तो उसके मुंह में तो पानी नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उद्दीपक है, इसका मतलब जिस क्रिया का प्रयोग उद्दीपक, ठीक है, उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए किया जाता है, वह अनुक्रिया रिस्पॉन्स कहलाती है। मतलब कि जैसा उद्दीपक होता है वैसी ही अनुक्रिया होती है उसके प्रति। अब संज्ञानवादियों का जो अधिगम सूत्र है, तो ये तो व्यवहारवादियों की हमने बात करी है। संज्ञानवादियों का जो अधिगम सूत्र है वो होता है, आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी जब शिशु अवस्था में होते हैं, शैशव अवस्था में, वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। सेंसरी मोटर स्किल प्यारे साहब ने भी बताया था, आपको पता है। उसके बाद में क्या होती है, उनके अंदर संवेदनाएं होती हैं। संवेदनाओं के बारे में वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को प्रत्यक्षीकरण करते हैं, मतलब वो देखते हैं, ठीक है ना, वो उसको देखते हैं, उसका परसेप्शन करते हैं। उसके बाद में उनके मन में क्या होता है, उसको देखने के बाद में सूझ उत्पन्न होती है। सूझ के बाद में उन्हें जानकारी प्राप्त होती है, वो उसको संज्ञान में ले लेते हैं। और जानकारी होने के बाद में वो समस्या का समाधान कर लेते हैं, ढूंढते हैं। समस्या का समाधान जो वो ढूंढते हैं, किसकी सहायता से ढूंढते हैं, बुद्धि की। और फिर बुद्धि से जब वो किसी भी समस्या का समाधान ढूंढेंगे तो वो क्या चीज़ बन जाएगी, वो चीज़ उनका ज्ञान बन जाएगी। और ये जो ज्ञान प्राप्त उन्हें होगा ये उनका अधिगम कहलाएगा, ठीक है, ये इसका प्रोसेस होता है। चलिएगा, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि जो व्यवहारवादी सिद्धांतों व संज्ञानवादी सिद्धांतों में अंतर क्या होता है। देखिए, ये अनुक्रिया, रिस्पॉन्स, उद्दीपक, स्टिमुलस, पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट, अनुबंधन, बॉन्डिंग, वातावरण आदि पर बल देते हैं। जो व्यवहारवादी हैं वो सीखने के लिए अनुक्रिया, उद्दीपक, पुनर्बलन और अनुबंधन, ठीक है, और वातावरण पर ज़्यादा बल देते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कीवर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ व्यवहारवादी सिद्धांतों के बारे में, ठीक है। और जो संज्ञानवादी सिद्धांत होते हैं लर्निंग के, वो किस बात पर बल देते हैं, वो देते हैं संवेदना पर, प्रत्यक्षीकरण पर, परसेप्शन पे, सूझ, संज्ञान, समस्या समाधान, बुद्धि, ज्ञान आदि पर बल देते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ जो सीखना होगा, इसमें जो प्रेजेंस होगी वो दिमाग होगा, बुद्धि होगी, माइंड होगा। बात समझिएगा ध्यान से। तो यानी इंसान यहाँ पे बुद्धि को प्रयोग करके कोई चीज़ सीखेगा तो वो संज्ञानवादी सिद्धांत होगा। और यहाँ पर व्यवहारवादी जो होते हैं वो कहते हैं कि कोई भी इंसान वो अपने व्यवहार से सीखता है। इसमें उन्होंने फिजिकल जो एस्पेक्ट है उसको ज़्यादा मतलब की अहमियत दी है। वो मैं आपको जब ये टीच करूँगा कोई भी सिद्धांत तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, व्यवहारवादियों के अनुसार जो अधिगम होता है वो धीरे धीरे होता है। अधिगम जो है वो धीरे धीरे होता है और अधिगम प्रयास व भूल पर आधारित होता है। अधिगम मानव व पशु दोनों कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो व्यवहारवादी होते हैं इनके अनुसार क्या है कि जो मतलब अधिगम होता है वो कहते हैं कि इसे मानव भी कर सकते हैं और पशु भी कर सकते हैं। लेकिन जो संज्ञानवादियों के अनुसार जो अधिगम होता है ना, वो अचानक होता है और अवस्थाओं में होता है। जैसे पियाजे ने अवस्थाएं बताई थी, उसकी आपको पता ही होगा। और अधिगम संज्ञान पर आधारित होता है, ठीक है ना। और अधिगम केवल मानव ही कर सकते हैं, मतलब कि संज्ञानवादियों के अनुसार जो अधिगम है जो सीख सकते हैं वो केवल मानव ही सीख सकते हैं। तो जब प्राणी अनुक्रिया करके उद्दीपक उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है तो उनके बीच एक अनुबंधन बन जाता है। यही अधिगम व्यवहारवादी के अनुसार है। मतलब व्यवहारवादियों के अनुसार, तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बुद्धि पर, मस्तिष्क पर, चिंतन पर और संज्ञान पर, ज्ञान पर, समस्या समाधान पर और सूझ पर, संवेदना पर और प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया है। और इन्होंने जो बल दिया है वो दिया है अनुक्रिया, उद्दीपक, पुनर्बलन और अनुबंधन और वातावरण पर। इन दोनों में ये अंतर है, ठीक है। चलिएगा, तो अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। चलिएगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अधिगम है। देखिए, व्यवहार, परिपक्वता, सार्वभौमिक। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है तो ये सार्वभौमिक होगा, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, जब एक बालक स्कूल अध्यापकों एवं पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से कुछ सीखता है। देखिए, जब वो स्कूल में सीख रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो औपचारिक अधिगम हो रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ठीक होगा, मतलब फॉर्मल लर्निंग हो रही है। जब एक बालक अपने परिवार मित्रों के समूहों में कुछ सीखता है, देखिए वो परिवार में सीख रहा है तो इसका मतलब परिवार में अनौपचारिक अधिगम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक होगा। पक्ष क्षेत्र की दृष्टि से अधिगम के प्रकार, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपके। इसमें मैंने आपको बताया था कि एक तो क्या होता है,
एक तो आपका भावनात्मक होता है, क्रियात्मक होता है और संज्ञानात्मक सिद्धांत होते हैं ना। तो ये 3 क्षेत्र होते हैं जिन क्षेत्रों में मतलब अधिगम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जब बच्चे अंगूठा चूसते हैं, खेलते हैं या अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं तो ये क्या होता है, तो जाहिर सी बात है ये तो गामक अधिगम होगा, मोटर स्किल्स होगा, चूँकि फिजिकल यहाँ पे तो बच्चा क्या है कि वो जो फिजिकल एस्पेक्ट की बात हो रही है, ठीक है ना, वो फिजिकली जो है पार्टिसिपेशन, शारीरिक गतिविधियों से कोई चीज़ सीख रहा है तो इसका मतलब वो गामक अधिगम होगा, ठीक है। जब बालक चिन्हों, प्रतिबिंबों व प्रतिमाओं का प्रयोग करते हुए अधिगम करता है तो क्या होगा, देखिए प्रतिबिंबों की बात हो रही है तो प्रतिबिंबात्मक होगा, इसका मतलब यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक होगा। जब बालक संप्रत्यय बनाकर अधिगम सीख लेता है, अधिगम करना सीख जाता है तो ये क्या होता है, तो ये संप्रत्यात्मक होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन ठीक होगा। तो निम्न में से जो क्लासिक संज्ञानवादी हैं, आशुबेल तो ये तो आधुनिक हैं, वंडूरा और ये ब्रूनर ये तो सब आधुनिक हो गए। तो यहाँ पे जो क्लासिक है वो तो प्याजे है ना, आपको बताया था मैंने। और आधुनिक संज्ञानवादी कौन से हैं, प्याजे, वर्दिमर, कर्ट, नहीं ये तो ये क्या हैं, ये तो क्लासिक हैं। और पूछा यहाँ पे आधुनिक है तो आधुनिक के लिए तो आशुबेल आएगा, ठीक है ना। चलिए आशुबेल का भी बहुत इंपॉर्टेंट एक वो है इनका एक सिद्धांत, वो भी मैं आपको टीच करूँगा लर्निंग के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्होंने दिया था। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, हम बात करेंगे आपसे यहाँ पर जो व्यवहारवादियों के अनुसार अधिगम होता है वो मतलब मानव भी कर सकते हैं और पशु भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सी ऑप्शन ठीक होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। अब हम